फ्रंट की बात आपने कही है, तो अगर हनुमान बेनीवाल, आजाद और यहाँ पर अगर नरेश मीणा जैसे चेहरे एकजुट होकर सामने आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी दोनों को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई। नरेश मीणा को क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं का साथ मिल रहा है? क्या पायलट के समर्थकों का साथ नरेश मीणा को मिल रहा है? क्या राजस्थान की सियासत में बड़ा बदलाव होने वाला है? आखिरकार क्यों राजस्थान की सियासत में थर्ड फ्रंट की चर्चा हो रही है? नरेश मीणा ने हाल ही में चंद्रशेखर आजाद से संपर्क किया, उन्होंने हनुमान बेनीवाल से संपर्क किया, आम आदमी पार्टी से संपर्क किया। तो जो थर्ड फ्रंट राजस्थान में बनने जा रहा है, क्या ये 2028 में यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात क्या रही, राजस्थान की अंता सीट पर जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में भले ही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा चुनाव हार गए, लेकिन एक बड़ी फाइट हुई और इस फाइट में नरेश मीणा ने बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को बड़ी टक्कर दी। माना जा रहा है कि राजस्थान में नरेश मीणा का अच्छा खासा वोट बैंक भी है, समर्थन भी मिल रहा है। और क्या नरेश मीणा 28 से पहले जो है थर्ड फ्रंट बनाकर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाएंगे, और क्या पायलट के समर्थकों का साथ भी मिलेगा? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, अभी हाल ही में राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव हुए हैं। भले ही उस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेश मीणा की अगर फैन फॉलोइंग की अगर मैं बात करता हूं और जिस तरीके से वोटर्स की मैं बात करता हूं, तो वोटर्स ने बहुत बड़े हद तक नरेश मीणा का साथ दिया है। और नरेश मीणा को जिस तरीके से वोट मिले हैं, ये सीधे तौर पर बताता है कि नरेश मीणा ने निर्दलीय उतरकर ही इतनी बड़ी ताकत खुद को दिखा दी है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले वक्त में बड़ा झटका लग सकता है। और सर, नरेश मीणा की मैं बात करता हूं तो सचिन पायलट के करीबी ये माने जाते हैं और पायलट के समर्थकों में से एक है। और अभी हाल ही में खबर भी चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई है और कांग्रेस के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो नरेश मीणा को समर्थन दे रहे हैं। एनएसयूआई के जो है बड़े चेहरे, उन्होंने नरेश मीणा को समर्थन दिया। तो सर, क्या लग रहा है कि पायलट समर्थक अगर मीणा के साथ आते हैं तो राजस्थान में क्या वाकई कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी? और ये थर्ड फ्रंट को सर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल। और राहुल, जाहिर बात अगर आप देखेंगे राजस्थान को लेकर अब कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अब थोड़ा बहुत जोश में जरूर आ रही है, क्योंकि अंत में जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया की जीत हुई है, उसने बताया है कि भाई अगर जमीनी स्तर पर काम किया जाए, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, विधायक भी बीजेपी के वहां पर थे, और जिस तरह से उनको कहा गया कि भाई आप विधायक रहने के योग्य नहीं है, कि उनको अयोग्य घोषित किया, उसके बाद उपचुनाव होता है यहाँ पर और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतते हैं, जिससे ये साबित कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई पड़ता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा आने वाले 2028-29 का, तो यहाँ पर वो जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अभी कई नदियों को पार करना है, अभी कई कह सकते हैं राहों से गुजरना है, उसके बाद अपने आप को एक मजबूत पोजीशन में लेकर कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र कर दिया कि नरेश मीणा भले ही निर्दलीय चुनाव में उतरे, लेकिन जो इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खलबली जरूर मची हुई है कि कैसे वो पार्टियों के हार और जीत का कारण बनते हुए दिखाई पड़ रहा। वैसे में यहाँ अगर थर्ड फ्रंट बनता है, क्योंकि इससे पहले भी आजाद और हनुमान बेनीवाल एक साथ होकर चुनाव लड़ चुके हैं, और देखिए 1-2% का राहुल जी जो चुनाव होता है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये बात हर कोई जानता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी आई होती तो यहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं आती। हरियाणा में भी अगर हम देखें तो हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ गए होते तो वहां पर बीजेपी नहीं चुनाव जीती। तो ऐसे में 2-3% का जो कैलकुलेशन है, क्योंकि 25-26 हजार से आई थिंक हरियाणा में भी हार हुई है और 25-26 हजार वोटों से दिल्ली में भी हार हुई है। और ये 25-26 हजार जो वोट होते हैं, कई बार हम देखते भी बात भी करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन कई बार ये 25-26 हजार जो वोट हैं, ये हार और जीत तय करते हुए, सरकार बनाते हुए या बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो थर्ड फ्रंट की बात आपने कही है, तो अगर हनुमान बेनीवाल, आजाद और यहाँ पर अगर नरेश मीणा जैसे चेहरे एकजुट होकर सामने आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी दोनों को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी सर, अगर थोड़ा नरेश मीणा की मैं बात कर लेता हूं तो एसडीएम थप्पड़ कांड जिस वजह से वो चर्चाओं में आए, और नरेश मीणा जो है
उनका विवादों से बड़ा नाता रहा है। तो सर लग रहा है आपको कि जिस तरीके से अंता सीट पर देखने को मिला है कि वोट अच्छा खासा नरेश मीणा को मिला है और बड़ी फाइट उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को दी है, तो 2028 में जो विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने वाले उसमें कितना बड़ा रोल सर आप देख रहे हैं नरेश मीणा का? देखिए, नरेश मीणा को लेकर अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो 60-70 हजार वोट उनको आया था। जैसे मैंने कहा कि 60-70 हजार वोट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप देखिए, दिल्ली चुनाव में महज 25-26 हजार के वोटों का अंतर रहेगा, जहां पर बीजेपी सरकार में आ गई और आम आदमी पार्टी सरकार चली गई। हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी 23-24 हजार वोटों का अंतर है। तो ऐसे में अगर नरेश मीणा अगले दम पर 60 हजार वोट लेकर आ रहे हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को वो ताकतवर बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चुनाव भी हमने देखा अंत में अच्छे खासे वोट उनकी झोली में है। तो ऐसे में उनको नजरअंदाज करना मेरे ख्याल से बहुत भारी पड़ सकता है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं नरेश मीणा का सपोर्ट जो है, एक तरीके से कहा जाए कि उनका जो एक झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ नजर आता है और खासकर सचिन पायलट की तरफ दिखाई देता। तो ऐसे में 2028 में जब कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही होगी और चूंकि ये लगभग अब कंफर्म हो रहा है कि यहाँ से सचिन पायलट ही मुख्य चेहरा बनने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं। तो ऐसे में नरेश मीणा को सचिन पायलट अपनी तरफ लाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि देखिए ऐसे शख्स है नरेश मीणा की जब वो पार्टी में शामिल होंगे तो कई सीटों पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी उनको प्रसाद लेकर नहीं आ पाई तो आप ये भी मानिए कि कई सीटों पर वो यहाँ पार्टियों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जी कई जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं उनको बड़ा झटका देंगे। हालांकि दो ही पार्टी राजस्थान में हम देख रहे हैं इस वक्त बड़ी, एक बीजेपी और कांग्रेस भी। सर मेरा सवाल थोड़ा वसुंधरा राजे को लेकर भी रहेगा, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है वसुंधरा राजे को भी इंतजार करते हुए कि कब उनके हाथ में सीएम पद आएगा। और हमने देखा कि भजन लाल शर्मा के हाथ में सीएम कुर्सी थमा दी गई, पर्ची वाली जो सरकार देखने को मिली। सर क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे को मौका मिल पाएगा सीएम पद के लिए? अगर नहीं मिल पाता है तो क्या वसुंधरा राजे जो है वो बगावत कर सकती हैं? क्योंकि सर अंता चुनाव से पहले जब राजस्थान में एक जगह का दौरा कर रही थी वसुंधरा राजे, तो उस दौरान उनके समर्थकों के द्वारा नारा ही लगाया गया था कि हमारी सीएम कैसे हो, वो हमारा सीएम कैसे बोल रहे थे। तो उन्होंने इस चीज को करेक्ट किया, उन्होंने कहा हमारा सीएम नहीं, हमारी सीएम कैसे हो, और जिस पर उनके समर्थक और वो खुद हंसती नजर आई। यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी वसुंधरा राजे भी कर रही हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की भी बात हो रही है कि मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ना सही, सीएम पद ही सही राजस्थान में। तो सर लग रहा है आपको कि वसुंधरा को मौका मिल पाएगा? अगर नहीं मिल पाता है तो शायद बीजेपी के अंदर बड़ी फूट पड़ सकती है। देखिए बिल्कुल राहुल जी, अगर आपको याद हो कि मोदी युग से पहले यानी कि मोदी के सत्ता में आने से पहले की बात की जाए तो राजस्थान में लगातार ये बात कही जाती थी कि बीजेपी का मतलब राजे और राजे का मतलब बीजेपी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट उनका रहा है। मुख्यमंत्री रही हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रही हैं, एमपी रही हैं, जो विधायक रही हैं, यानी कि एक लंबा वक्त उनको राजस्थान की राजनीति में हो गया। वैसे में जब उम्र के इस पड़ाव पर वो आ गई और अब ऐसा माना जा रहा था कि सत्ता में जब बीजेपी आई कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनके ही हाथ से पर्ची खुलवाई जाती है और जो सत्ता है वो भजन शर्मा को मिल जाती है। इस बात को लेकर भी राज्य के जो चेहरे के हावभाव थे वो ये बता रही थी कि पार्टी के निर्णय से वो खुश नहीं है। कुछ दिनों पहले भी जब हमने देखा कि राजस्थान में पीएम मोदी पहुंचे थे तो वहां पर मंच पे ही राज्य गुस्सा करती हुई नजर आई थी, पीएम मोदी से कुछ बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अपना कोई जो नाराजगी है वो बयां करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में राज्यों को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर बीजेपी को राजस्थान के अंदर खुद को मजबूत करना है तो राज्य को बहुत समय तक वो सत्ता से दूर नहीं रख सकते। और चूंकि भजनलाल शर्मा को लेकर तमाम तरह की चीजें इस समय राजस्थान में चलती हुई नजर आती हैं, कभी उनके खिलाफ छात्र आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, कभी जो है जब बाढ़ आती है तब कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट नजर नहीं आता। राज्य इस बात के लिए आलोचना भी करती है, स्कूल जब का जो लेंटर गिर जाता है उस बात को लेकर भी नाराजगी करती हुई नजर आती है। एक बार जब उनसे पूछा जाता है कि भाई सबसे अच्छा एक्टर कौन है तो वो कहते हैं सबसे अच्छा एक्टर पीएम मोदी है। तो इस तरह की बातें वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं, जिससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार की न सिर्फ आलोचना कर रहे हैं बल्कि बीजेपी के ऊपर ही तमाम सारी उंगलियां उठवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उनकी जगह क्या कोई और सीनियर चेहरा राजस्थान में मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसे में एक बदलाव की गुंजाइश तो होती है। और बीजेपी के जो शासित राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, कई दफा ऐसा देखा गया है कि एक कार्यकाल में ही दो मुख्यमंत्री को बदलती हुई बीजेपी नजर आई है। और ये भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि
हो सकता है कि राज्य को एक बार फिर से सत्ता की चाबी बीजेपी सौंपती हुई दिखाई पड़ जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए पूरे राजस्थान में सियासत के अंदर क्या चल रहा है और वसुंधरा को क्या सीएम पद मिलेगा नहीं, इसकी जो चर्चा की गई, लेकिन एक बात ये जरूर रहेगी कि नरेश मीना जो कि कांग्रेस से अलग हुए निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और 28 में क्या वो दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ते नजर आएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।